Hi everyone, welcome to NEET PG series. मैं हूं आदेश from LearnerHub, the free learning platform where you can study maths, physics, chemistry, biology absolutely for free. Only at learnerhub.com. तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को डील करके इस चैप्टर को करेंगे कंक्लूड. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की विद द नेक्स्ट ग्लैंड, जिसका नाम है अड्रीनल ग्लैंड, या जिसको इवन हम बुलाते हैं द सुप्रारीनल ग्लैंड. क्या बुलाते हैं इनको? सुप्रा renal glands. Suprarenal क्यों? Because they are present over the surface of the kidney. किडनी का ये जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर पोर्शन, उसके ऊपर ये ऐसे कैप जैसे जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दे आर दी अड्रीनल और दी सुप्रारीनल ग्लैंड. अड्रीनल क्यों बोला? बिकॉज रीनल वर्ड याद रखो हमेशा किडनी से रिलेटेड है ना. सो किडनी के सरफेस पे ये काइंड ऑफ अब्सॉर्ब्ड नजर आएंगे, हेंस कॉल्ड अड्रीनल. या आप कह सकते हो सिंस दे आर प्रेजेंट ओवर द किडनी, हम इसको सुप्रारीनल बुलाएंगे. ठीक है, ओके. सो कहां प्रेजेंट है? किडनी के एंटीरियर एंड पे, एंटीरियर पार्ट पे. ठीक है, तो दे आर लोकेटेड ऑन दी एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी. अब ईच किडनी तो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब ये भी पेयर्ड ग्लैंड्स हुई है ना, क्योंकि हर एक किडनी पे एक प्रेजेंट है. सो रिमेंबर दीज आर पेयर्ड ग्लैंड्स. अब बात करते हैं इस ग्लैंड के कॉम्पोजिशन की. सो जब आप इस ग्लैंड को कट करते हो ना, ऐसे कट करके जब इसका सेक्शन देखते हो तो आपको दो रीजन्स नजर आते हैं. वो दो रीजन्स कहलाते हैं दी एड्रीनल मेड्यूला और एड्रीनल कॉर्टेक्स. मेड्यूला बनाता है द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दोस टिश्यू, और बाहरी वाला जो रीजन है, बाहर वाला पेरिफेरल जो रीजन होता है, वो एड्रीनल कॉर्टेक्स बनाता है. आइए देखते हैं कैसा नजर आएगा. तो जब हम ना इसको कट करके इसका सेक्शन देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ये नजर आएगा. सो हमने क्या किया है, अपनी एड्रीनल ग्लैंड को ऐसे सेक्शन में कट करके देख रहे हैं. तो देखो यहाँ पर ये जो सेंट्रल रीजन है, दिस सेंट्रल रीजन, इसको हम बुलाएंगे द मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला. और मेड्यूला के बाहर वाला जो रीजन है, दिस एंटायर रीजन, ये कहलाता है दी एड्रीनल कॉर्टेक्स. अब ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, इसमें आपको 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी. मतलब ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ना, वो 3 टाइप के टिश्यू की लेयर से मिलकर बन रहा है. सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम बुलाते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा. सो बाहर वाली जो लेयर है ना, दिस लेयर ब्राउन कलर की, दिस इज जोना ग्लोमेरुलोसा. फिर उसके बाद आती है बीच में एक व्हाइट सी लेयर दिख रही है आपको ऐसे स्ट्राइप्स के फॉर्म में, इसे हम बुलाते हैं जोना फैसिकुलेटा. क्या बुलाते हैं? जोना फैसिकुलेटा. और ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मेड्यूला, इसको हम बुलाते हैं जोना रेटिकुलरिस. ठीक है, सो 3 लेयर, जोना ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, तीनों मिलकर बनाती हैं द एड्रीनल कॉर्टेक्स. ये बात क्लियर हो गई. अब जितने भी नाम यहाँ मेंशन है ना, चाहे वो जोना ग्लोमेरुलोसा हो, फैसिकुलेटा हो, या फिर रेटिकुलरिस हो, या फिर इवन जो मेड्यूला वाला पोर्शन है, सभी के सभी पोर्शन सिक्रीट करते हैं कुछ ना कुछ हार्मोन्स. तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं दी हार्मोन सिक्रीटेड बाय दी एड्रीनल मेड्यूला, उनका कैसा इफेक्ट होता है, और उसके बाद हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स दी हार्मोन्स फ्रॉम दी एड्रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं विद दी हार्मोन्स ऑफ दी एड्रीनल मेड्यूला. तो बच्चों, जब हम बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल मेड्यूला की, तो इन हार्मोन्स को कॉमनली हम बुलाते हैं दी कैटेकोलामाइन्स. तो जब आप देखोगे ना, आप देखोगे जो एड्रीनल मेड्यूला है वो 2 टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो उन 2 हार्मोन्स के नाम आपको याद रखने हैं. पहला वाला हार्मोन कहलाता है एड्रीनालिन, या जिसको हम इवन एपिनेफ्रिन बुलाते हैं. और एक बात मैं आपको अभी से बता देता हूं अबाउट दिस एपिनेफ्रिन, कि ये डिराइव होता है फ्रॉम एन अमाइनो एसिड. दैट मींस ये एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है. सो व्हाट इज इट? दिस इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव. ठीक है, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आगे जब आप मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ते हो ना, तब आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि भाई क्या नेचर होता है किसी भी टाइप के हार्मोन का. सो बात हो गई एड्रीनालिन और एपिनेफ्रिन की. और दूसरा है नॉर एड्रीनालिन और दी नॉर एपिनेफ्रिन. सो ये दोनों के दोनों जो हार्मोन्स है ना बच्चों, पहली चीज तो ये एड्रीनल मेड्यूला बनाते हैं. ज्यादा अमाउंट में एड्रीनालिन बनता है 80%. आप कहोगे जो भी हार्मोन्स बनते हैं फ्रॉम दी एड्रीनल मेड्यूला वो
उनका 80% अराउंड आपका एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रिन बनाता है, और रिमेनिंग जो 20% है वो नॉर एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रेनालिन बनाता है, जो कि बाद में जाके कन्वर्ट भी हो जाता है टू एपिनेफ्रिन। सो ये बाद में एपिनेफ्रिन में भी कन्वर्ट होता है। अब ये जो दो हार्मोन्स मेडुला प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये बनते कब हैं? सो दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी अंडरगोज और फेसेस एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन हो, चाहे कोई फिजिकल स्ट्रेस हो या इमोशनल स्ट्रेस हो, दोनों ही कंडीशन में ये हार्मोन का सिक्रीशन होता है। दैट मीन्स ये बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फॉर एन इमरजेंसी और अ स्ट्रेस कंडीशन। इसीलिए इनको हम क्या बुलाते हैं? द इमरजेंसी हार्मोन्स और द स्ट्रेस हार्मोन्स। सो दे आर सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड और एन इमरजेंसी। ठीक है, इसलिए वी इवन कॉल इट द स्ट्रेस हार्मोन्स। ठीक है, और स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कि ये जो दो हार्मोन्स हैं इनको कंबाइन हम स्ट्रेस हार्मोन्स बुलाएंगे या कैटेकोलामाइंस बुलाएंगे, और ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। याद करो, मैंने बताया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी जो है वो इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। जब हमने पिछला चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेजर डिविजन्स पढ़े थे ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो हमारी बॉडी को ये क्या करती है? इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। और इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या हो सकता है? इमरजेंसी के टाइम पे जब सपोज आपके सामने कोई डेंजर है, तो या तो आप डर जाओगे उससे, दैट मीन्स आप फ्राइटेंड हो जाओगे, तो फ्राइट वुड बी वन रिस्पॉन्स। सेकंड हो सकता है कि आप वहां से भागने की कोशिश करोगे, सो सेकंड रिस्पॉन्स कुड बी फ्लाइट। और तीसरा हो सकता है कि भाई अगर आपके पास अब कोई चारा नहीं बचा है तो आप लड़ने के लिए तैयार होंगे, दैट मीन्स यू वुड बी रेडी फॉर अ फाइट। तो इसीलिए इस हार्मोन को हम इवन बुलाते हैं द हार्मोन ऑफ फ्लाइट और फाइट। ठीक है, बिकॉज ये आपकी बॉडी को इन तीन टाइप के रिस्पॉन्सेज के लिए रेडी रखता है इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और द स्ट्रेस कंडीशन। सो ये बात समझ में आ गई। सो मेडुला से बनते हैं दीज टू टाइप ऑफ हार्मोन्स जो कि स्ट्रेस कंडीशन में ही हमेशा सिक्रीट होंगे। तो देखो ये कैसे अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, बॉडी के फंक्शनिंग को कैसे चेंज करते हैं इन हार्मोन्स जब रिलीज होंगे इस ग्लैंड से। सो वील सी द इफेक्ट्स ऑफ सच हार्मोन। तो देखो ये क्या करेगा? सबसे पहले तो ये आपकी अलर्टनेस बढ़ा देता है। जब भी कभी इमरजेंसी होती है ना, जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है तो आपकी बॉडी अलर्ट हो जाती है, तो ये अलर्टनेस बढ़ा देगा आपकी। ठीक है, अलर्टनेस बढ़ जाएगी। साथ ही क्या करेगा? आपके प्यूपल को डायलेट कर देगा। प्यूपल जानते हो ना, ये जो ओपनिंग आपको नजर आती है ना, सराउंडेड बाय द आइरिस, ओपनिंग ऑफ दिस आई रीजन जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, उसको ये और भी ज्यादा वाइडन कर देगी। तो ये और भी ज्यादा वाइडन हो जाएगा। तो देयर इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर लाइट जो कि आपके आंखों से अंदर जाएगी। सो लाइट का जो अंदर मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा बिकॉज प्यूपल डायलेट कर जाता है। सो प्यूपिलरी डायलेशन हो जाएगा। फिर पाइलो इरेक्शन होगा। पाइलो इरेक्शन बोले तो पाइलो वर्ड इज फॉर दी हेयर, तो हेयर्स का इरेक्शन बोले तो गूज बम्स का आना। ठीक है, तो इस तरीके से गूज बम्स आपको देखने को मिलेंगे। स्वेटिंग होने लगती है भाई, स्वेटिंग वुड बी अनदर कंडीशन। साथ ही साथ क्या होता है? देखो आपकी जो हार्ट बीट है वो यहाँ पर फास्ट हो जाएगी। इनफैक्ट आपका जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ होता है ना, वो भी बहुत फास्ट होगा और वो भी बहुत स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होंगे हार्ट के। तो स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन वुड ऑल्सो इंक्रीज। एंड जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन है, बिकॉज अब आपकी बॉडी जो है वो फास्ट सब कुछ कर रही है ना, तो आपकी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन भी बढ़ जाएगा। तो हार्ट पे भी क्या होगा? हार्ट का जो स्ट्रेंथ ऑफ बीटिंग है और हार्ट बीट का जो रेट है वो बढ़ जाता है। आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा, रेस्पायरेशन रेट फास्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अब क्या होने लगेगा? देखो एक और चीज देखो, ये आपका लीवर में ब्रेक डाउन करने लगेगा ग्लाइकोजन का। तो लीवर में हमें पता है ना, हमारा जो एक्सेस फॉर्म ऑफ शुगर है वो स्टोर हो जाता है एज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन या प्रोटीन्स या लिपिड जो भी स्टोर है ना, उन सभी को तोड़ के ग्लूकोज बनाया जाता है। सो ग्लूकोज का लेवल क्या होने लगेगा? क्योंकि लीवर इनको ब्रेक कर रहा है और रिलीज कर रहा है ब्लड में, तो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड वुड इंक्रीज, जो कि आपको उस इमरजेंसी कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको इमरजेंसी कंडीशन से डील करना है ना, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलेगी जब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा, तभी उसको ब्रेक करके एटीपी बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजों को कर आपका ये जो दो हार्मोन्स हैं, एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स, आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर एन इमरजेंसी। सो आई होप द इफेक्ट्स ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रीनल मेडुला इज वेरी क्लियर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं द हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, जिन्हें हम कॉमनली बुलाते हैं द कॉर्टिकॉइड्स। नाम ही बता रहा है ये हार्मोन्स कॉर्टेक्स से डिराइव होंगे, हेंस कॉर्टिकॉइड्स। 3 टाइप के कॉर्टिकॉइड्स आपको ह्यूमन बॉडी में मिलेंगे, मेड फ्रॉम दी सेल्स ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स। कौन कौन से हैं? वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अनदर वन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और जो थर्ड वाले हैं दे आर कॉल्ड द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स।
ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों, एक बात समझो, ये जो जितने भी कॉर्टिकॉइड्स हैं, मैंने 3 कैटेगरीज बताई हैं इनकी आपको। ये 3 जो कैटेगरीज ऑफ कॉर्टिकॉइड्स हैं, ये आपकी एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 डिफरेंट लेयर्स बनाती हैं। जैसे कि सबसे आउटरमोस्ट लेयर जिसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, वो बनाती है द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जैसा कि नाम बता रहा है, ये मिनरल्स का बैलेंस बना के रखेंगे बॉडी में और ब्लड का वॉल्यूम भी मेंटेन करते हैं, राइट। सो दे रेगुलेट सॉल्ट बैलेंस एंड ब्लड वॉल्यूम। और सबसे कॉमन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड बॉडी में मिलेगा ऑफ द ह्यूमन बॉडी वुड बी एल्डोस्टेरॉन। सो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, तो याद होगा आप सभी को, हमने वहां पर रास सिस्टम पढ़ा था, याद है? रास सिस्टम जिसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम हुआ करता था, जो कि ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता था, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता था। यही वो पर्टिकुलर हार्मोन था, है ना। चलो, देन वी हैव इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात की जाए, ये बनाते हैं द मिडिल लेयर विच इज द जोना फैसिकुलेटर। सो द जोना फैसिकुलेटर प्रोड्यूसेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, जैसा नाम बता रहा है, ये रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को। एंड अगर बात की जाए तो यहाँ पर ना ये 20 से ज़्यादा ऐसे स्टेरॉइडल हार्मोन्स ऐसे प्रोड्यूस कर सकता है दी एड्रीनल कॉर्टेक्स, और सभी के सभी स्टेरॉइडल हैं, रिमेंबर दिस थिंग। बट हमें सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इनकी 3 कैटेगरीज ही समझनी है, ओके। तो ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकता है या रेगुलेट करता है रादर। अब कितने टाइप के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपको मिलेंगे? सो दे कुड बी कॉर्टिसोल, फिर आता है कॉर्टिसोन, एंड दे कैन बी कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें स्टडी करना है दैट इज कॉर्टिसोल, ठीक है। सबसे कॉमन वाला कॉर्टिसोल ही होता है द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि बॉडी में मिलेगा ह्यूमन के। एंड लास्टली जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है विच इज जोना रेटिकुलरिस, वो बनाता है दी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जिन्हें हम एंड्रोजन भी बुलाते हैं, बिकॉज इनका जो फंक्शन है वो ना, वो क्या करेगा, मेल फीचर्स का डेवलपमेंट करवाता है। इट स्टिमुलेट्स मैस्कुलिनाइजेशन, मैस्कुलिन फीचर्स का डेवलपमेंट करवाता है द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम दी जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। तो ये तो हो गए द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्टिकॉइड्स। अब हम एक एक करके इन सभी कॉर्टिकॉइड्स के फंक्शंस को डील करेंगे वन बाय वन। तो बच्चों, नेक्स्ट विल बी टेकिंग अप द एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फर्स्टली। तो देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसा कि बताया था, ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है विद इन द बॉडी। और किस कार्बोहाइड्रेट का? ग्लूकोज का, डेफिनेटली, तभी तो बड़ा नाम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये ग्लूकोज लेवल को बेसिकली इंक्रीज करने की कोशिश करता है इन द बॉडी। हाउ? लेट अस सी। तो सबसे पहले ये स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस बोले तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, बट फ्रॉम सम नॉन शुगर सोर्सेज। मतलब ग्लूकोज तो बनेगा, एक शुगर तो बन रही है, बट किसी नॉन शुगर वाले सोर्स से, जैसे कि हो गया अमाइनो एसिड से बन रही हो, फैटी एसिड से बन रही हो, लैक्टिक एसिड, पाइरुविक एसिड, ये सभी जो नॉन शुगर सोर्सेज है ना, उनसे एक शुगर यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना वुड बी कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। सिमिलरली ये लिपोलाइसिस करवा सकता है। लिपोलाइसिस बोले तो लिपिड्स का ब्रेकडाउन। जब लिपिड ब्रेक करेंगे तो इट विल ब्रेक इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जिनको अगेन ग्लूकोनियोजेनेसिस की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर बात की जाए प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस भी स्टिमुलेट करवा सकता है, मतलब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन। प्रोटीन्स अगर ब्रेक होंगे इनटू अमाइनो एसिड्स, तो उन अमाइनो एसिड्स की मदद से भी ग्लूकोनियोजेनेसिस की मदद से ग्लूकोज सिंथेसाइज किया जा सकता है। सो ये सभी की सभी जो एक्टिविटी है वो क्या कर रही है? मोर एंड मोर ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर रही हैं। और मोर एंड मोर ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज लेवल को राइज या रेज करवा देगा इन द ह्यूमन बॉडी। सो ग्लूकोज लेवल वुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है। ओके, सो इवन ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स द सेल्युलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। सो जो प्रोटियोलाइसिस के एंड में अमाइनो एसिड्स बनते हैं, उनको ये सेल्स को यूटिलाइज या फिर अपटेक नहीं करने देता, उनको लेने नहीं देता है फ्रॉम द सराउंडिंग। इससे क्या होगा? जो अमाइनो एसिड्स हैं वो किसी भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बिल्डिंग में रिक्वायर्ड, मतलब किसी भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बिल्डिंग में नहीं जाके लग जाएंगे, रादर वो ब्लड में सर्कुलेट करते रहेंगे और ग्लूकोनियोजेनेसिस की मदद से वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सो ये क्या करता है? इसीलिए सेल्स का अपटेक ही बंद करवा देता है, या यूटिलाइजेशन ही बंद करवा देता है अमाइनो एसिड्स का। थर्डली क्या करते हैं? जो कॉर्टिसोल है, जो कि सबसे प्रिंसिपल मैंने बताया था आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ह्यूमन बॉडी में, ये मेंटेन करता है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शंस को। तो जो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर किडनी की जो फंक्शनिंग है ना, वो कॉर्टिसोल अच्छे से मेंटेन करता है। ये इंपॉर्टेंट रोल है इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, ओके। एंड यही कॉर्टिसोल की बात चल रही है, आगे के पॉइंट्स में याद रखना। सो यही कॉर्टिसोल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकता है और हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस भी कर सकता है। इसीलिए तो जब भी कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है ना, कभी भी एलर्जिक अटैक होता है, तो स्टेरॉइड दिए जाते हैं जिनमें कि ऐसे कॉर्टिसोल्स होते हैं,
ठीक है। सो रिमेंबर, जो भी मेडिसिन एंटी एलर्जिक होती है उनमें आपको स्टेरॉइड्स मिलते हैं कंटेनिंग द कॉर्टिसोल, बिकॉज उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, वो इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करके हमारे इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर सकता है। एंड साथ ही साथ रिमेंबर, ये जो कॉर्टिसोल है ये आरबीसीज की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। तो इरेथ्रोपोएसिस की जो प्रोसेस है जिसमें आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है उसको ये स्टिमुलेट करेगा। तो दीज वर ऑल द इफेक्ट्स और द एक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो बच्चों, नेक्स्ट विल बी टेकिंग अप इज द एक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें सबसे कॉमनली पाया जाने वाला जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है दैट इज एल्डोस्टेरॉन के फंक्शनिंग को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो एल्डोस्टेरॉन नॉर्मली कब सिक्रीट होता है बॉडी में? जब आपकी बॉडी में जो ब्लड में सोडियम लेवल्स हैं वो या तो कम हो, सो लो सोडियम लेवल्स हो इन द ब्लड, तब ये सिक्रीट होगा, या फिर इट इज ऑल्सो सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब देखो ये कैसे एक्ट करेगा। ये क्या करने वाला है, ये एक्ट कहां करता है? सबसे पहले तो आपकी किडनी ट्यूब्यूल पे, यानी कि द रीनल ट्यूब्यूल्स पे ये एक्ट करेगा और रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है किसका? सोडियम आयंस का और वाटर का। ठीक है, ताकि ये वापस से रिज्यूम कर सके नॉर्मल जो ब्लड वॉल्यूम था या फिर नॉर्मल सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन विद इन द ब्लड। ठीक है, तो देखो ये क्या करने वाला है, देखो सो ये आपके बेसिकली वर्क करेगा ऑन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किडनी का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना बिफोर द कलेक्टिंग डक्ट, किडनी ट्यूब्यूल का, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेफ्रॉन, राइट। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये क्या करेगा, जो सराउंडिंग पेरिफेरल या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं उनमें ये सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। तो क्या होगा, देखो डिस्टल ट्यूब्यूल से सोडियम आयन जो हैं वो क्या करेंगे, वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे बैक इनटू द ब्लड। सिमिलरली सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब ब्लड में बढ़ेगा सराउंडिंग पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, तो ऑब्वियसली हाइपरटोनिक कंडीशन यहां होगी, और हाइपरटोनिक कंडीशन यहां होगी तो उसको बैलेंस करने के लिए वाटर भी मूव करेगा फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बैक इनटू द ब्लड कैपिलरीज और दी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज यानी कि जो कि सराउंड करके रखती हैं इस ट्यूबुलर पार्ट को नेफ्रॉन के, राइट। फिर ये साथ ही साथ इन्हें क्या किया है, देखो रीअब्जॉर्प्शन करवा लिया है सोडियम और वाटर का, सोडियम आयंस और वाटर का। साथ ही साथ ये एक्सक्रीट करवाएगा, यानी कि एल्डोस्टेरॉन एक्सक्रीट करवाता है द हार्मफुल पोटेशियम आयंस एंड द फॉस्फेट आयंस बैक इनटू द डिस्टल ट्यूब्यूल। बिकॉज अगर ये बॉडी में बढ़े रहेंगे इनके लेवल्स तो बॉडी को ये हार्म पहुंचा सकते हैं, दे आर गोइंग टू बी हार्मफुल, इसीलिए उनका एक्सक्रीशन करवाता है। तो पोटेशियम आयंस और फॉस्फेट आयन का ये क्या कराएगा, सिक्रीशन कराएगा बैक इनटू द डिस्टल ट्यूब्यूल या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और सोडियम आयंस और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो व्हाट इज इट गोइंग टू डू, इट स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस। ये बात क्लियर हो गई। चलो, इस तरीके से क्या होगा, जब वाटर लेवल वापस से ब्लड में बढ़ जाएगा तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम था, ब्लड प्रेशर था, वो रेज हो जाएगा। इससे क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन होगा, बॉडी में जो भी वाटर और आयंस का बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है, राइट। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द ब्लड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये तो हो गए द चीफ फंक्शंस ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंटली डील किया है एल्डोस्टेरॉन को। तो बच्चों, अब हम टेकअप करने वाले हैं द एक्शन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बेसिकली मैंने बताया ही था, ये कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हैं जो कि डेवलपमेंट करवाते हैं कुछ मेल फीचर्स का या फिर मैस्कुलिनाइजिंग फीचर्स का। सो ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द एक्सियल हेयर। सो एक्सियल हेयर बोले तो जो अंडर आर्म्स वाले अंडर आर्म्स वाले हेयर का डेवलपमेंट है, आर्मपिट वाले रीजन में जो हेयर डेवलप होते हैं उनका ये ग्रोथ करवाएगा। प्यूबिक हेयर यानी कि प्यूबिक रीजन में भी हेयर का ग्रोथ करवाता है, और साथ ही साथ फेशियल हेयर का भी ग्रोथ करवाता है इन केस ऑफ मेल्स व्हेन द प्यूबर्टी हिट्स। तो प्यूबर्टी जब हिट करेगी तो फेशियल हेयर में जैसे कि मुस्टैचेस या बियर्ड का डेवलपमेंट है वो इस हार्मोन के कंट्रोल में होगा, बिकॉज ये एक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है, राइट। तो दिस वाज द एक्शन ऑफ द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो बच्चों, नाउ फाइनली वील बी रैपिंग द एड्रिनल ग्लैंड बाय डिस्कसिंग सम ऑफ इट्स डिसऑर्डर, जो कि उसी के हार्मोन से एसोसिएटेड हैं। एंड जो कंडीशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वुड बी द अंडर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनते हैं। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनने वाले हार्मोन्स में हम यहाँ पर हाइपोसिक्रीशन देखने वाले हैं, प्रिंसिपली ऑफ एल्डोस्टेरॉन। सो एल्डोस्टेरॉन का अगर हाइपोसिक्रीशन हो प्लस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अगर हाइपोसिक्रीशन हो, तो दैट लीड्स टू अ डिसऑर्डर जिसमें जो पर्सन है वो अक्यूट वीकनेस और फैटीग महसूस करता है। सो अक्यूट वीकनेस मिलेगी आपको एंड फैटीग
कंडीशन मिलती है विद इन द पेशेंट लीड्स टू दिस डिसऑर्डर, जिसे हम बुलाते हैं द एडिसन्स डिसीज। ओके, सो हम इसको भी बुला सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ हाइपोएड्रिनलिज्म। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, पर्सन एक्यूट वीकनेस शो करेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, फटीग, हमेशा टायर्ड फील करता है। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज देखो बॉडी में हाइपोसिक्रीशन हो रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, जो कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ा के रखते थे, राइट। बट अगर इनका सिक्रीशन कम हो रहा है तो इसका मतलब ग्लूकोज लेवल्स विल फॉल डाउन, इट विल लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि लो शुगर लेवल्स इन द ब्लड, है ना। हाइपो मीन्स लो, ग्लाइसी वर्ड इज फॉर शुगर या दैट इज ग्लूकोज, या फिर है ना, और ईमिया वर्ड हमेशा ब्लड के लिए होता है, राइट। तो लो शुगर लेवल्स होंगे तो इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो पर्सन वुड फील लेथार्जी, है ना, तो वो लेथार्जिक रहेगा, राइट। ओके, आपको इवन वेट लॉस देखने को मिलता है इंडिविजुअल के अंदर, राइट। साथ ही साथ आपको हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी, या इवन आपको ना ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। आई एम यूजिंग द वर्ड ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन। ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन में इट विल अपीयर एज इफ द पर्सन इज सन टैंड, मतलब ऐसा लगेगा जैसे सन टैंड हो रखा है वो पर्सन, उसकी पिगमेंट जो स्किन कलर है वो ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, बिकॉज एल्डोस्टेरॉन जो कि शुगर लेवल को एलिवेट करता था वो तो यहाँ पर है नहीं, ओके, वो सफिशिएंट अमाउंट में बन रही नहीं रहा है, तो ब्लड प्रेशर लो रहेगा। इवन आपको विटिलाइगो भी देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको पैचेस ऑफ वाइट स्किन भी देखने को मिल सकते हैं ओवर द स्किन, राइट। फिर उसके बाद की जाए तो नेक्स्ट वी हैव इज डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि वाटर जो है मैंने बताया, क्योंकि जब सोडियम आयंस मूव करते थे एल्डोस्टेरॉन के इफेक्ट में, तो वाटर भी तो मूव करता था ना, तो ब्लड में वाटर लेवल्स बढ़ जाता था और नॉर्मल वाटर लेवल्स जो है वो बॉडी के अंदर मेंटेन रहता था। बट मान लो एल्डोस्टेरॉन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रहा है, तो सोडियम आयंस के साथ साथ वाटर भी रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो मोर एंड मोर वाटर क्या हो रहा है, लूज हो रहा है फ्रॉम द बॉडी। एज सच क्या होगा, द पर्सन विल फील डिहाइड्रेटेड, है ना। फिर कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोसिया, दैट फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, या फिर इनफैक्ट डायरिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, एंड एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। ये सारे के सारे ना आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, और ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं दैट इज ऑफ द एडिसन्स डिसीज, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स के अंडर सिक्रीशन की वजह से आकर करती है, एंड हेंस इट इज अ केस ऑफ हाइपोएड्रिनलिज्म। आई होप द अंडर सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स जो एडिसन डिसीज है वो आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। तो बच्चों आइए बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट ग्लैंड, जिसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास जो कि एक तरह की कॉम्पोजिट या फिर मिक्स्ड ग्लैंड है। कॉम्पोजिट या मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बुलाया इसको बच्चों, क्योंकि इसके पास कुछ एंडोक्राइन पोर्शन है तो कुछ एक्सोक्राइन पोर्शन भी है, मतलब इसके कुछ सेल्स अपना सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू रिलीज करते हैं और कुछ डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं। तो हमारा जो अटेंशन होगा वो हम पे करेंगे ऑन द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ इट, जिन्हें हम बुलाते हैं द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, सो एंडोक्राइन पार्ट क्या है पैनक्रियास का, द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो पहले तो बात कर लेते हैं पैनक्रियास की लोकेशन की। तो पैनक्रियास जो कि एक लीफ शेप ग्लैंड है ना, वो आपको मिलती है इन द डुओडेनल लूप। सो डुओडेनम याद है आप सभी को, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है ना, वो एक सी शेप्ड ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा कर्व देता है, दिस इज द डुओडेनम पार्ट ऑफ इट। और इस डुओडेनम में से के लूप में देखो आपको इस तरीके की ग्लैंड मिल रही है विच इज द पैनक्रियास। और इसमें ना आपको कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन्स मिलते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं द पैनक्रियाटिक आइलेट्स और द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनको जब हम जूम आउट करके देखेंगे ना तो यू विल फाइंड दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल्स। सो इनमें कुछ अल्फा सेल्स होते हैं जिनको रेड कलर से दिखाया गया है, कुछ बीटा सेल्स होते हैं जिनको ब्लू कलर से दिखाया गया है, एंड कुछ पर्पल कलर से डेल्टा सेल्स दिखाए गए हैं, राइट। और बीच में परमिएट करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ ब्लड वेसल्स मिल रही हैं, ताकि ये सेल्स डायरेक्टली अपना जो सिक्रीशन है वो ब्लड वेसल्स के अंदर यानी कि ब्लड में पोर कर सके, तभी तो एंडोक्राइन बनेंगे, राइट। हमारा जो अटेंशन यहाँ हम पे करेंगे वुड बी ऑन द अल्फा एंड द बीटा सेल्स, मतलब इन सेल्स के सिक्रीशंस पे अपना अटेंशन हम पे करेंगे। सो जो अल्फा सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, वो बनाते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन, ठीक है। वहीं पर जो बीटा सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जिस हार्मोन का, उसका नाम है इंसुलिन। ये दोनों के दोनों जो हार्मोन्स हैं ना, दे आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। एंटागोनिस्टिक बोले तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करते हैं। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेज करता है, इंक्रीज करता है, सो इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। वहीं पर जो इंसुलिन है इट फंक्शंस जस्ट ऑपोजिट, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को लोअर कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो देखा आपने, एक बढ़ा रहा है
तो दूसरा हार्मोन उसको घटा रहा है। इस तरीके से ये दोनों हार्मोन्स मिलकर ग्लूकोज होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो बोथ द हार्मोन्स मेंटेन ग्लूकोज होम्योस्टैसिस इन द ब्लड। तो याद रखना बच्चों, ग्लूकागॉन जो है वो क्योंकि शुगर लेवल्स को बढ़ा रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। क्या हार्मोन है? इसका नाम लिख लो, इसको हम हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन बुला सकते हैं। हाइपर बोले तो इंक्रीज, राइट? ग्लाइसी वर्ड इज फॉर ग्लूकोज, इमिक वर्ड इज फॉर द ब्लड कंडीशन, है ना? सो इट विल रेज द ब्लड शुगर लेवल्स। सिमिलरली जो इंसुलिन है वो लोअर कर रहा है ब्लड लेवल को, ब्लड शुगर लेवल्स को, इसको हम हाइपो ग्लाइसीमिक हार्मोन बुलाएंगे, क्योंकि ये रिड्यूस करेगा ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को। सो ये तो भाई हो गया दी इंट्रोडक्शन टू पैनक्रियास। अब हम एक एक करके यहाँ पर इन दोनों हार्मोन्स के रोल्स को स्टडी करेंगे, कैसे ये अपना फंक्शन कैरी आउट करेंगे। सबसे पहले विल बी टेकिंग अप दी फंक्शनिंग और द एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। तो बच्चों अब हम टेकअप करने वाले हैं द एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन। सो जैसा कि आपको पता है, ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है? द अल्फा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, बिकॉज ये क्या करता है? ये रेस करता है ब्लड शुगर लेवल्स को, राइट? या ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को। कैसे ये रेस करेगा, उसके लिए इसके एक्शन को समझना होगा। तो देखो, पहली चीज, ये ग्लूकागॉन एक्ट करता है मेनली ऑन दी लीवर सेल्स, जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स बुलाते हैं। तो हेपेटोसाइट्स पे ये मेनली एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, विच इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो देखो क्या होता है, जब भी एक इंडिविजुअल के ब्लड लेवल्स में या ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करेगा। तो जब भी एक इंडिविजुअल का ब्लड के ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, तब आपके पैनक्रियास के अल्फा सेल्स सिक्रीट करेंगे अ हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन। और ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है, ये जाके हमारे लीवर पे प्रेजेंट लीवर सेल्स, जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स बुलाते हैं, उनमें ग्लाइकोजन का कन्वर्जन करवाएगा इनटू द ग्लूकोज। यानी कि यहां पर जो ग्लाइकोजन है ना, वो ब्रेक हो जाएगा इनटू ग्लूकोज। यानी कि ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है? लाइसिस, ब्रेक डाउन। इसी को बुलाते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नाम में ही आंसर है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू द ग्लूकोज। और ये जो फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ये जाके फाइनली कहां ऐड हो जाएंगे? इनटू द ब्लड। तो ये फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड में रिलीज कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वापस से नॉर्मल हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से आपको ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ब्लू कलर के दिखाए जा रहे हैं, वो रैपिडली इंक्रीज करेंगे बाय द एक्टिविटी ऑफ ग्लूकागॉन। आ रही बात समझ में? ठीक है। साथ ही साथ ये इवन कुछ और भी प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करता है, जैसे कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करेगा, प्रमोट करेगा। मतलब नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा फ्रॉम द नॉन शुगर सोर्सेस। मैंने बता ही दिया है पहले भी इसके बारे में। और तो और क्योंकि इनको ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ाना है, तो ये प्रिवेंट करेंगे सेल्स को टू यूटिलाइज एंड अपटेक दी ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। तो क्या होगा? ये सेल्स को इनहिबिट करेंगे, सेल्स से बोलेंगे कि वो ब्लड से ग्लूकोज को ना तो अपटेक करे ना ही यूटिलाइज करे, जिसकी वजह से कोई ग्लूकोज ब्लड से किसी सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा। इसका मतलब ब्लड में ही ग्लूकोज सर्कुलेट करते रहेंगे और ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे इसी तरह से मेंटेन रहेगा एट अ हायर लेवल। ओके, सो इस तरीके से दे मेंटेन हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन व्हेन द शुगर लेवल ड्रॉप्स। ये बात समझ में आ गई? सो दिस वाज द एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। नाउ विल बी टेकिंग अप द एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं इंसुलिन के एक्शन की, तो आपको याद है इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। मतलब ये ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करता है, लोअर करता है। और ये कैसे एक्ट करेगा? देखो, इट विल मेनली एक्ट ऑन टू टाइप ऑफ सेल्स। वन इज द हेपेटोसाइट्स, यानी कि लीवर सेल्स पे एक्ट करेगा, दूसरा एडिपोसाइट्स में। और दोनों में ही ये क्या करेगा? ग्लूकोज का कन्वर्जन करा देगा इनटू ग्लाइकोजन और उसको स्टोर करवा देगा। ओके, सो यहां पर ये क्या करने वाला है? लेट अस ट्राई टू सी। तो ये कब एक्टिवेट होता है? जब ब्लड में शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो। तो जब ब्लड में शुगर लेवल्स हाई होंगे, इमेजिन हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होगा, अगर सपोज आपने खाना खाया अभी हाल ही, तो ग्लूकोज लेवल्स अभी इनिशियली बहुत ज्यादा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा? आपका जो पैनक्रियास है वो स्टिमुलेट होगा टू प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड दी इंसुलिन। तो पैनक्रियास में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के कौन से सेल यहां पर एक्टिवेट होंगे? द बीटा सेल्स। बीटा सेल्स बनाएंगे इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन दो चीजें करेगा। पहली चीज तो ये लीवर में प्रेजेंट जो भी ग्लूकोज सर्कुलेट हो रहा है ना इस ब्लड में,
उसको कन्वर्ट करवाने लगेगा इनटू ग्लाइकोजन, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर सिंस ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस बुलाएंगे, बिकॉज यहाँ पर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, हेंस ग्लाइकोजेनेसिस को ये प्रमोट करेगा। सेकेंडली ये क्या करता है, यही इंसुलिन हार्मोन सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू टेक अप मोर एंड मोर ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। तो ये सेल्स को क्या बना देता है, इट बिकम्स मोर रिसेप्टिव, सेल्स ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं टुवर्ड्स अपटेक ऑफ द ग्लूकोज। तो ये सेल्स जब एक्टिव होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्लड से रिड्यूस करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे और अपटेक करते जाएंगे फॉर देयर मेटाबॉलिज्म, एंड हेंस जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ था ब्लड में वो वापस से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। So, have you understood the basic working of the insulin hormone? तो ये क्या कर रहा है देखो, it enhances glucose uptake and utilization by the cells, जैसा कि यहाँ पर देख ही रहा है हमने। और सेकेंडली क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है ग्लाइकोजेनेसिस को, मतलब हेपाटोसाइट्स के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज का कन्वर्जन करवा देगा इनटू द ग्लाइकोजन फॉर्म, एंड दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। फाइन। अच्छा, अब जब इस इंसुलिन की कमी हो जाती है तो एक डिसऑर्डर अराइज करता है। तो देखो हम यहाँ पर देखने वाले हैं द डिसऑर्डर्स ऑफ द पैनक्रियाटिक हार्मोन, जिसमें वी विल डिस्कस द अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो जब इंसुलिन हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनता है तो आपको पता है ये ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस नहीं कर पाएगा अगर हाई है तो, और एज सच जब शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हाई रहेंगी तो हमारी बॉडी जो है उनको सफिशिएंटली रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा किडनी ट्यूब्यूल्स में। आपको पता होगा ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन होता था इन दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स, बट वो वहां पर नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल्स बहुत हाई हैं। इन सच अ कंडीशन क्या होगा, जो ग्लूकोज है ना वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लगेगा इन द यूरिन, एंड इट विल इवन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सम डेंजरस बॉडीज जिनको हम कीटोन बॉडीज बुलाते हैं, और दैट लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड द डायबिटीज मेलिटस। सो डायबिटीज मेलिटस जो है वो अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन की वजह से होती है, जिनमें जो ग्लूकोज लेवल्स है वो ब्लड में बहुत हाई रहने की वजह से एक्सेस ऑफ ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द यूरिन, एंड इस कंडीशन में जो यूरिन होगी ना दैट विल टेस्ट स्वीट, इसीलिए वर्ड आता है मेलिटस व्हिच मींस हनी। सो द यूरिन वुड बी sweet as honey, hence the diabetes condition would be of diabetes mellitus. So I hope now the disorders also related to the pancreatic hormone भी आपको क्लियर हुआ होगा, और पैनक्रियास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई वो आपको समझ आई होंगी। तो बच्चों जो हमारी अगली ग्लैंड है दैट इज द टेस्टिस। टेस्टिस जो कि मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि गोनाड्स भी कहलाते हैं, बट दे आल्सो प्रोड्यूस सर्टेन हार्मोन्स, इसीलिए दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। सो टेस्टिस जो है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस आपको मेल्स इंडिविजुअल्स में देखने को मिलते हैं, और ये लोकेटेड होते हैं इन एन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच विच इज कॉल्ड द स्क्रोटल सैक्स। ठीक है, तो स्क्रोटल सैक्स ऑफ द मेल इंडिविजुअल्स में ये आपको लोकेटेड नजर आएंगे। सो दिस इज अ टेस्टिस, सिंगल है तो टेस्टिस, और मोर देन वन है ऑब्वियसली 2 इन नंबर है तो टेस्टीज लिखेंगे ES, राइट। और यहां पर आपको ये जिस पाउच के अंदर देखने को मिल रहे हैं, इट इज लोकेटेड आउटसाइड योर एब्डोमेन एंड हेंस कॉल्ड इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम। ठीक है, ओके। तो स्क्रोटम के अंदर इनकी प्रेजेंस मिलती है। अब जब आप इसको देखते हो ना तो आपको बेसिकली टेस्टिस के अंदर 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। तो जब हम टेस्टिस का ऐसे TS कट करते हैं, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें पहले तो आपको बहुत सारे ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। सो कुछ ट्यूब्यूल जो कि सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। सो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं दीज आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनको लाइन करते हैं द जर्म सेल्स, द मेल जर्म सेल जो कि जाके फॉर्म करेंगे द मेल गैमीट विच इज द स्पर्म्स। तो फर्स्टली दे आर फॉर्म्ड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिनको लाइन ही करते हैं, मैंने बताया था, द जर्म सेल्स। ओके, एंड सेकेंडली आपको 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ना कुछ स्पेस नजर आती है विच इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस, और इनमें आपको कुछ ऐसे सेल्स फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। यू सी, ये जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल्स और द लीडेक सेल्स, एंड दीज सेल्स आर एंडोक्राइन इन नेचर। ओके, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सो सेकेंडली आपको मिलेगा कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स और टिश्यू, जिनको जो मिलके बनते हैं किससे, कुछ सेल से, टिश्यू है ना तो ऑब्वियसली सेल से मिलके बनेगा, एंड द सेल्स वुड बी कॉल्ड द लीडेक सेल्स और द इंटरस्टिशियल सेल्स। इनको हम इवन क्या बुलाएंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स। सो दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल्स, एंड ये वो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो कि सिक्रीट करते हैं कुछ मैस्कुलिनाइजिंग हार्मोन्स जिन्हें हम एंड्रोजेंस बुलाते हैं, यानी कि कुछ मेल फीचर्स डेवलप करने वाले हार्मोन्स होंगे ये। अब हम देखने वाले हैं इन एंड्रोजेंस का रोल नाउ। तो बच्चों नाउ टेकिंग अप द रोल ऑफ एंड्रोजेंस। अब देखो एंड्रोजेंस में एक बात याद रखो, जितने भी एंड्रोजेंस सिंथेसाइज होते हैं उनमें से सबसे प्रिंसिपल जो एंड्रोजन मेल्स के केस में मिलता है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। सो टेस्टोस्टेरॉन
बेसिकली जितने भी हम रोल यहां देखने वाले हैं ना वो टेस्टोस्टेरॉन से ही रिलेटेड होंगे। सो टेस्टोस्टेरॉन is going to be the principal androgen secreted in the males, और ये masculinizing effect शो करता है। क्या क्या masculinizing या फिर मेल फीचर्स का डेवलपमेंट ये करवाता है? देखो, सबसे पहले तो ये रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो जो भी मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स है जिसमें एपिडिडाइमिस जैसे स्ट्रक्चर्स हो गए, वास डेफरेंस है ना, जो यूरेथ्रा वाला पोर्शन हो गया, राइट, ये जितने भी स्ट्रक्चर जो एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं ऑफ दी अपार्ट फ्रॉम दी टेस्टिस, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द कंडक्शन ऑफ स्पर्म, उन सभी का ये डेवलपमेंट कराएंगे फर्स्टली। सेकेंडली, ये स्टिमुलेट करते हैं मसल की ग्रोथ को इन केस ऑफ द मेल्स। तो मेल्स के केस में मसल का ग्रोथ करवाना हो या फिर फेशियल और एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट हो। फेशियल हेयर में आपको बताया बियर्ड एंड मुस्टैशेस आती हैं, एक्सिलरी हेयर में मैंने बताया था जो अंडर आर्म्स के आपको हेयर मिलेंगे वो भी मिलते हैं आर्मपिट वाले रीजन के, राइट। देन उसके बाद अग्रेसिवनेस को बढ़ाता है। ओके, सो टेस्टोस्टेरॉन सिंस इट इज अ स्टेरॉइडल हार्मोन, ये अग्रेसिवनेस बढ़ाता है और लो पिच्ड वॉइस डेवलप करता है। मेल के केस में देखा होगा दे हैव अ डीप वॉइस, तो डीप वॉइस, लो पिच्ड वॉइस होती है जो कि मेल्स के केस में टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन्स के इफेक्ट में ही डेवलप होती है, राइट। देन उसके बाद हमें क्या चीज मिलेगी भाई, देखते हैं। इट इवन स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो बच्चों, जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। बना कौन रहा था टेस्टोस्टेरॉन को? लीडिक सेल्स, राइट। और वो लीडिक सेल्स जो है अपने सराउंडिंग जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को लाइन करने वाले जर्म सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स। ओके, देन उसके बाद इवन ये जो एंड्रोजेंस हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करके एक मेल इंडिविजुअल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है जिसे हम लिबिडो बुलाते हैं उसको क्या करता है? इफेक्ट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है रादर, ठीक है। एंड साथ ही साथ इनके कुछ एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं। एनाबॉलिक इफेक्ट्स बोले तो ये क्या करता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को ना बिल्डअप करवाने में हेल्प करता है। मतलब ये प्रोटीन्स की बिल्डिंग करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की बिल्डिंग करवाता है। तो इनके बिल्डिंग इफेक्ट्स हैं ऑन दी न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, इनका ये सिंथेसिस करवाता है जिसकी वजह से ये एक एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है। एनाबॉलिज्म में याद रखना हमेशा बिल्डिंग अप होता है, कोई छोटी छोटी चीज मिलकर बड़ी चीज बनाती है, और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है किसी भी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो दिस वाज द रोल ऑफ द एंड्रोजेंस। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, द ओवरी की ओर। ओवरी जैसा कि आप सभी जानते हो फीमेल्स के केस में कंसीडर की जाती हैं एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और द गोनाड्स। इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्यों बुलाते हैं? बिकॉज ये फीमेल्स के केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट, दैट इज एग या ओवम के फॉर्मेशन में, राइट। इनका डायरेक्ट रोल है और ये आपको एक पेयर्ड स्ट्रक्चर मिलता है, दैट मींस दे आर 2 इन नंबर। सो 2 ओवरीज आपको मिलेंगी, दैट मींस द पेयर ऑफ ओवरीज आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द फीमेल्स, आपको पता ही है। सेकेंडली, ये लोकेटेड कहां होती है? इनके लोकेशन की बात की जाए तो दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल्स। तो फीमेल्स के अंदर ये आपको एब्डोमिनल रीजन में मिलेंगी, ठीक है। तो जब आप एक ओवरी को देखते हो ना, ओवरी को, उसका अगर हम एक कट सेक्शन देखें, राइट, तो कट सेक्शन में ओवरी में आपको 2 रीजन्स नजर आएंगे। पहले तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स इस तरीके से, सम सॉलिड मैट्रिक्स जिसे हम बुलाते हैं द स्ट्रोमल टिश्यू। सो ओवरी जो होती है ना, इंटरनली इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर। सॉलिड स्ट्रक्चर में ये जो सॉलिड रीजन है इट इज कॉल्ड द स्ट्रोमल टिश्यू। और इस स्ट्रोमल टिश्यू में आपको डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में नजर आएंगे दी फीमेल गैमीट, दैट इज द एग। तो सबसे इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ये वाली दिखा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। सो इनको हम प्राइमरी फॉलिकल बुला सकते हैं, राइट। फिर थोड़ी सी एडवांस स्टेज है ना, अपकमिंग स्टेज में आपको थोड़ा सा एडवांसमेंट देखने को मिलेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ द एग और द फीमेल गैमीट। सो इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बुला सकते हैं, राइट। इसी तरह से आगे वाली स्टेज जो है वो और थोड़ी ज्यादा एडवांस होगी, इसको हम टर्शरी फॉलिकल बुला सकते हैं। और सबसे जो फाइनल मैच्योर स्टेज होती है एक ग्रोइंग फॉलिकल की, दैट वुड बी कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल। सो उसको हम ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे। और ग्राफियन फॉलिकल को एक फुल फ्लेजेड फ्लूइड फिल्ड कैविटी से पहचाना जा सकता है। मतलब इसमें ना आपको इस तरीके की एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलती है। यू सी दिस स्पेस दैट यू सी हियर, दिस इज कॉल्ड एंट्रम।
और ये कैविटी जिस भी ओवेरियन फॉलिकल में मिलती है दैट इज गोइंग टू बी द ग्राफियन फॉलिकल। मतलब वो बता रहा है कि यहाँ पर कंप्लीटली डेवलपमेंट हो चुका है, अब बारी है ओव्यूलेशन की। यानी कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है अब ये रप्चर करेगा। कैसे रप्चर करेगा? इसकी वॉल और जो ओवरी की वॉल है वो आपस में फ्यूज करके क्या करेंगी, जो अंदर प्रेजेंट ये oocyte है इसको बाहर की तरफ प्रोपेल आउट कर देंगी, रप्चर करके बाहर रिलीज कर देंगी। एंड द रिलीज ऑफ द ओवम और द फीमेल गैमेट फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल और द ओवरी, आप कह सकते हो इट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। सो द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी वुड बी ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग सेल्स बचे थे इन ओवेरियन फॉलिकल्स के, तो देखो यहाँ पर ये जितने दिखा रहे हैं ना, ये आपको प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, दीज आर ऑल कॉल्ड दी ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, सो जो रिमेनिंग सेल्स बचे थे आपके फॉलिकल्स के, दे फॉर्म अ येलो बॉडी एंड दैट येलो बॉडी इज कॉल्ड द कॉर्पस luteum. So corpus word itself means a body and luteum means yellow. So since ये yellow body बन रही है, ये येलो बॉडी जो है इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और याद रखो ये फीमेल्स के केस में एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस करती है एक स्टेरॉइडल हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। सो कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? टू फॉर्म प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये आपके यूट्राइन लाइनिंग को थिक एंड मेंटेन करके रखता है फॉर द एंटीसिपेटेड प्रेगनेंसी, राइट? सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इसको प्रेगनेंसी कीपिंग हार्मोन या प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बुलाते हैं बिकॉज ये हार्मोन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। सो दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉर्पस ल्यूटियम, आप खुद भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, ओके। एंड जो एस्ट्रोजन अनदर टाइप ऑफ जो हार्मोन बनता है फ्रॉम द ओवरीज, वो सिक्रीट होते हैं बाय दीज फॉलिकुलर सेल्स। सो ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकल्स हैं इनको सराउंड कर रहे कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम ग्रैन्युलोसा सेल्स बुलाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ऐसे दिखाऊं ना, तो आपको यहाँ पर ये सपोज एक oocyte है जिसको सराउंड कर रहे होंगे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स लाइक दिस। तो ये जो सेल्स सराउंड करके रखते हैं ना, इनको हम ग्रैन्युलोसा सेल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स। एंड ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं अनदर स्टेरॉइडल हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन्स, जो कि फीमेल के अंदर बहुत सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करवाता है, इवन उनके सेक्स ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट करवाता है, राइट? सो रिमेंबर आपको एक ओवरी के अंदर पहली चीज तो एक स्ट्रोमल टिश्यू मिलेगा और कुछ ओवेरियन फॉलिकल्स मिलेंगी, और आपको यहाँ पर ओवरी के अंदर प्रोडक्शन मिलता है टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स का, जिनको हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बुलाते हैं। एस्ट्रोजन बनाएंगे ये ग्रैन्युलोसा सेल्स और प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं द कॉर्पस ल्यूटियम। आई होप बेसिक इंट्रोडक्शन टू ओवरी इज क्लियर नाउ। अब हम बात करेंगे द रोल एंड द इफेक्ट ऑफ दीज टू स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो कि ओवरी बनाती है। तो बिगिन करते हैं विद द रोल ऑफ एस्ट्रोजन। तो नाउ बच्चों टेकिंग अप द रोल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सबसे पहले तो स्टिम्युलेट करता है ग्रोथ एंड द एक्टिविटीज ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। भाई फीमेल्स के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन थे? ओवरी। ओवरी को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्स ऑर्गन्स बचे हैं, जिसमें कि फैलोपियन ट्यूब आता है, यूट्रस आता है, वेजाइना आता है, इन सभी का डेवलपमेंट करवाते हैं दीज एस्ट्रोजन। ठीक है, सेकेंडली ये ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी करवाते हैं। सो जितनी भी ओवेरियन फॉलिकल देखी थी हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन, इन सभी का डेवलपमेंट इस हार्मोन के इफेक्ट में ही होता है, राइट? ओके, थर्डली ये फीमेल्स के केस में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं उनका अपीयरेंस लगाता है। मतलब वहां पे चाहे उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो या फिर श्रिल वॉइस का प्रोडक्शन क्यों ना हो, हाई पिच्ड वॉइस जिसे हम बुलाते हैं, वो सारी चीजें ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विक रीजन, ये सारी चीजें इसी हार्मोन के कंट्रोल में होता है। लास्टली ये डेवलपमेंट करवाता है मेमोरी ग्लैंड्स का। फीमेल्स के केस में ऑन प्यूबर्टी मेमोरी ग्लैंड्स का जो डेवलपमेंट होता है उसको ये प्रमोट करवाता है, राइट? ओके, एंड देन उसके बाद ये रेगुलेट भी करता है फीमेल्स के केस में उनके सेक्सुअल बिहेवियर को। दैट मींस उनके केस में भी लिबिडो को ये रेगुलेट करता है, जैसे कि मेल्स के केस में टेस्टोस्टेरोन करता था, फीमेल्स के केस में एस्ट्रोजन करेगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की जब हम बात करें, मैंने आपको बताया था इसको प्रोड्यूस कौन करता था? एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम which is a temporary endocrine ग्लैंड, क्योंकि ये बाद में डीजनरेट कर जाता है अगर सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड नहीं है तो। सो अगर प्रेगनेंसी
होती है तो उस केस में ये सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी को बाय मेंटेनिंग द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है ना, जिसमें जाके एक जो बेबी है वो इम्प्लांट होता है और उसके पूरी ग्रोथ होती है उस पूरे 9 मंथ की ड्यूरेशन में इन द यूट्रस। सो उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ये थिक मेंटेन करके रखता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड, सो इसीलिए इट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। सेकेंडली इट स्टिमुलेट्स एल्वियोलाई फॉर्मेशन एंड द मिल्क सिक्रीशन विद इन द मेमरी ग्लैंड्स। सो मेमरी ग्लैंड्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, these lobular structures are called the alveoli. So यहाँ पर आपको कुछ सेल्स मिलेंगे which are going to be secretory in nature, और वो secretory cells प्रोड्यूस करते हैं मिल्क। सो फीमेल्स के केस में ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स के अंदर एल्वियोलाई सेल्स यानी कि वो सेल्स जो कि मिल्क का इजेक्शन या प्रोडक्शन कर सकते हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे और साथ ही साथ मिल्क का फॉर्मेशन करवाएंगे या सिक्रीशन कराएंगे विद इन दीज मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल्स। ओके, सो आई होप द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इज वेरी क्लियर। तो बच्चों नेक्स्ट विल बी टेकिंग अप सर्टेन हार्मोन्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय सम नॉन एंडोक्राइन ऑर्गन्स, जैसे कि विल बी टेकिंग अप द हार्मोन्स फ्रॉम द हार्ट, किडनी एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एंड नाम में ही आंसर है कि इसको हमारी एट्रियल वॉल्स यानी कि जो हमारे हार्ट के अपर 2 चेंबर्स है ना, ये दो चेंबर्स नजर आ रहे हैं, ये 2 चेंबर्स कहलाते हैं दी एट्रिया, और एट्रिया की जो वॉल्स हैं वो सिक्रीट करेंगी इस फैक्टर या प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन को, राइट। एंड याद रखो ये जो हार्मोन है ये एक्ट करता है एज वासोडाइलेटर, मतलब ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। सो ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है जैसा कि मैंने बताया था इसको प्रोड्यूस करती है हमारी एट्रियल वॉल्स। तो ये कब एक्ट करेगा, ये एक्ट करता है इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर। तो जब भी आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई ब्लड प्रेशर सिग्नल देगा आपके एट्रियल वॉल्स को टू स्टार्ट सिक्रीटिंग एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो कि एक वासोडाइलेटर है वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। सो इट विल डायलेट ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जब डायलेट कर जाएंगी तो उसमें फ्लो कर रहा ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। सो दिस विल लोअर द ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकेंड पेप्टाइडल हार्मोन की जिसे बनाते हैं हमारी किडनीज, और इसका नाम है इरेथ्रोपोएटिन। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, हमारी किडनीज, राइट। किडनीज में भी कौन से सेल्स, तो आपने अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, मैं बार बार रेफरेंस दे रहा हूं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एलिमिनेशन वाले चैप्टर का। सो वहां पर हमने जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस पढ़ा था जो कि फॉर्म होता था 2 स्ट्रक्चर से, जहां पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ना वो एक तरह से थोड़ा सा उसका कुछ रीजन जो है वो बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में आ रहा है विद द बोमेंस कैप्सूल एंड द एफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल जो कि ये जा रही है ना, जो कि ब्लड लेकर जाती है इनटू द ग्लोमेरुलस, ये एफरेंट आर्टेरियोल के कुछ सेल्स कीमोसेंसरी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कीमोसेंसरी, याद है। और इन सेल्स को हम बुलाते थे द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। और ये बहुत क्लोजली लोकेटेड होते हैं आपके डीसीटी के। सो दिस इज अवर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जहां पर कुछ सेल्स जो इस रीजन के बहुत ज्यादा पास होंगे ना वो थोड़े स्पेशलाइज हो जाते हैं और कॉलमनार सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम मैक्यूला डेंसा बुलाते हैं, बिकॉज दे फॉर्म अ पैच ऑफ डेंसली एसोसिएटेड सेल्स। इसीलिए वर्ड मैक्यूल वर्ड का मतलब होता है पैच, एंड डेंसा बोले तो द डेंसली पैक्ड सेल्स, यहाँ पर आपको एक पैच के फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो सेल्स मॉडिफाई होते हैं ना ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल, जिन्हें हमने जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स या फिर जेजी सेल्स बुलाया है, ये प्रोड्यूस करते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड द इरेथ्रोपोएटिन, जिसका कि नाम में ही आंसर है। ये हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोएसिस। इरेथ्रोपोएसिस बोले तो इरेथ्रो वर्ड रेड से आता है ना, तो ये रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को फॉर्म करने में या फिर स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। सो दीज पर्टिकुलर पेप्टाइड हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेथ्रोपोएसिस, हेंस ये आपको याद रखना है कि इसका नाम इरेथ्रोपोएटिन इसीलिए पड़ा, ठीक है। कौन बना रहा है इनको, द जेजी सेल्स ऑफ द नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन कहां प्रेजेंट है, विद इन द किडनी, ठीक है। चलो अब हम देखने वाले हैं द हार्मोन्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ना बच्चों, आपको पता है उसमें म्यूकोसा लेयर सबसे इनर मोस्ट लेयर थी जिसमें कुछ इनफोल्डिंग्स मिलती थी आपको, राइट। सो वो जो इनफोल्डिंग्स है उनमें अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करने वाले कुछ सेल्स ग्लैंडुलर हो जाते थे। अब वो
जो एलिमेंट्री कैनाल है वो तो कंटिन्यूस ट्यूब है ना, कुछ जगहों पे वो वाइडन है, कुछ जगहों पे वो नैरो है। वाइडन वाला रीजन आपको आपके स्टमक वाले रीजन में मिलेगा, तो आप उसको गैस्ट्रिक म्यूकोसा बुला सकते हो। और बाकी जितने भी हैं वो आपको इंटेस्टाइन में म्यूकोसा में ग्लैंड्स मिलती हैं, तो उनको हम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बुलाएंगे। तो देखो आपको ना बेसिकली 4 हार्मोन्स का प्रोडक्शन देखने को मिलता है बाय दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे कि नाम आपको यहीं बता देता हूं, उनके फंक्शंस अभी हाल ही बता दूंगा। सबसे पहले वी हैव इज गैस्ट्रिन हार्मोन, दूसरा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन जिसको जीआईपी शॉर्टली लिखते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका है एंटेरोगैस्ट्रोन। फिर उसके बाद वी हैव कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन एंजाइम जिसको सीसीके पीजी लिखते हैं इस तरीके से, एंड द अनदर वन इज सिक्रीटिन। अब इन सभी हार्मोन्स में से जो आपका गैस्ट्रिन हार्मोन है, इट इज द ओनली वन जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा सिक्रीट करता है, सो इट इज सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक म्यूकोसा। और ये बाकी के जितने भी 3 हार्मोन्स हैं दे आर सिक्रीटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, अब देखो कैसे ये सारे के सारे हार्मोन्स एक्ट करेंगे, विल ट्राई टू सी। सो जैसे कि मैंने बताया जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो कौन बना रहा है, आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा में आपको कुछ सेल्स मिलते हैं जिन्हें हम जी सेल्स बुलाते हैं, और वो जी सेल्स इसी स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट है, वो स्टिमुलेट करके बनाते हैं दी गैस्ट्रिन हार्मोन, राइट। जब गैस्ट्रिन हार्मोन, जब भी देखो ये गैस्ट्रिक हार्मोन कब बनेगा, जब भी फूड प्रेजेंट होगा इन द स्टमक। तो जब भी फूड आएगा, जब भी कोई भी प्रोटीन रिच स्पेशली फूड अगर आप लेते हो, तो गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन रिच फूड जब आएगा तो प्रोटीन्स का डाइजेशन कराना है, और प्रोटीन डाइजेशन के लिए आपको एंजाइम चाहिए पेप्सिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है इन दी गैस्ट्रिक जूसेस, पेप्सिनोजन के फॉर्म में, और उसको एक्टिवेट कराता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl का सिक्रीशन और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस के अंदर स्टिमुलेट करवाता है ये हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन। तो क्या होगा, जैसे ही प्रोटीन रिच फूड अंदर आएगा, जी सेल्स जो हैं जो आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा में प्रेजेंट है वो स्टिमुलेट होकर गैस्ट्रिन हार्मोन बनाएंगे। गैस्ट्रिन हार्मोन अब आपके गैस्ट्रिक सेल्स को, जो आपके स्टमक सेल्स हैं, उनको स्टिमुलेट करेगा टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग HCl एंड पेप्सिनोजन। तो ये स्टिमुलेट करेगा स्टमक को टू प्रोड्यूस, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, HCl एंड पेप्सिनोजन। और आपको पता ही है HCl का प्रोडक्शन होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट वंस द प्रोटीन डाइजेशन हैज बीन ओवर, तो अब आपको इस पर्टिकुलर गैस्ट्रिन हार्मोन की जरूरत नहीं है ना, तो इसको रेगुलेट करने के लिए अनदर हार्मोन अब सिक्रीट होता है बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जिसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन, जिसको एंटेरोगैस्ट्रोन भी बुलाते हैं। सो हमारा ड्यूडेनम में ही प्रेजेंट यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वो इस हार्मोन को सिक्रीट करेगा, जो कि नेगेटिव इफेक्ट या फिर नेगेटिव फीडबैक भेजेगा किसको, गैस्ट्रिन को। मतलब ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक भेजेगा पहले तो जी सेल्स को, यहाँ पर जी सेल्स को बोलेगा टू स्टॉप सिक्रीटिंग गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन नहीं सिक्रीट होगा तो ऑब्वियसली जो HCl और पेप्सिनोजन है वो भी सिक्रीट नहीं होगा, और यहाँ पर इस तरीके से HCl और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा व्हेन द फूड इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं अनदर 2 हार्मोन्स की। 2 हार्मोन्स का रोल देख लिया, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट कर रहा है HCl और पेप्सिनोजन का प्रोडक्शन, राइट। वहीं पर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट मोर हार्मोन जिनका नाम देखो, पहले तो है CCK, दैट इज कोलिसिस्टोकाइनिन। इसका पूरा नाम होना चाहिए CCK PG। ओके, अभी बताता हूं, इसका नाम CCK यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन है। देखो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, वन इज CCK दैट इज कोलिसिस्टोकाइनिन। कोली वर्ड हमेशा गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, सिस्टो वर्ड सिस्ट यहां पर प्रेजेंट होगी, राइट। एक ब्लैडर मिल रहा है, एंड काइनिन वर्ड हमेशा होता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो CCK वाला पोर्शन है ना, ये स्टिमुलेट करता है आपके गॉल ब्लैडर को टू स्टार्ट सिक्रीटिंग द बाइल जूस जो उसने अपने अंदर स्टोर कर रखा है। आपको पता है ना, आपका लीवर बनाता है बाइल जूस जो कि जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, तो यहां पर वो स्टोर रहता है। बट वो गॉल ब्लैडर से ये जो बाइल जूस है वो कब रिलीज होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो एक हार्मोन डिसाइड करता है जो कि आपकी इंटेस्टाइन की, ड्यूडेनम की ही म्यूकोसा रिलीज करती है, दैट इज CCK PG। सो ये कब एक्टिवेट होगा, जब भी आप एक लिपिड रिच या फिर फैट रिच
डाइट लेते हो, क्योंकि फैट का डाइजेशन कराने के लिए उन फैट्स को इमल्सिफाई करना पड़ेगा, मतलब फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करना होगा, जिसको कि करवाता है द बाइल जूस, क्योंकि बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं द बाइल सॉल्ट, जैसे कि सोडियम ग्लाइकोकोलेट या फिर सोडियम टोरोकोलेट। दोनों के दोनों क्या करते हैं, मिल के एक्ट करते हैं ऑन द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स और उसको ब्रेक कर देते हैं टाइनी टाइनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, राइट। तो फैट्स का इमल्सिफिकेशन के लिए वी हैव टू हैव दिस बाइल जूस इन द इंटेस्टाइन, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे ही फूड पहुंचेगा आपके इंटेस्टाइन में, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वो स्टिमुलेट होगा सीसी की पीजी को प्रोड्यूस करने के लिए। सीसी के पीजी गॉल ब्लैडर से जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज द बाइल जूस, तो बाइल डक्ट के थ्रू वो रिलीज कर देगा बाइल जूस को इनटू द इंटेस्टाइन, राइट। सेकेंड लीज का जो पीजी वाला पोर्शन है दैट इज पैंक्रियोजाइमिन, जैसा कि नाम बता रहा है ये पैंक्रियास पे जाके एक्ट करेगा, राइट। और ये पैंक्रियास में जाके बोलता है टू स्टार्ट सिक्रेटिंग। देखो इसका सीसीके का दूसरा पार्ट देखो कहां जा रहा है, पैंक्रियास में, और पैंक्रियास में ये पैंक्रियाटिक एमाइलेसिस या फिर पैंक्रियाटिक लाइपेसिस का सिक्रेशन कराएगा, एमाइलेसिस नहीं बल्कि लाइपेसिस, क्योंकि लिपिड का डाइजेशन है ना। तो यहां पर ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, खास करके पैंक्रियाटिक लाइपेसिस को रिलीज करवाएगा इनटू दिस ड्यूडेनम, ठीक है। तो बाइल जूस भी आ रहा है और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले यानी कि जो इमल्सिफाइड फैट्स होंगे उनको फाइनली ब्रेक करने के लिए इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल पैनक्रियाटिक लाइपेज भी यहां पर पैनक्रियोजाइमिन वाले कंपोनेंट से स्टिमुलेट होकर रिलीज कर दिए जाएंगे ड्यूटेनम में। सो बात समझ में आई। कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा बाइल जूस को सिक्रीट करने के लिए, जिसमें क्या होने वाला है, प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स ब्रेक करेंगे लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, एंड फाइनली उन पे एक्ट करने के लिए पैनक्रियोजाइमिन वाला जो पोर्शन है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज को स्टिमुलेट करेगा इन द पैनक्रियास टू बी रिलीज्ड इन द ड्यूडेनम, ताकि वो उन पे एक्ट करके उन स्मॉल इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में ब्रेक कर सकें। इतना क्लियर हो गया, चलो ये भी समराइज कर दिया। लास्टली एक और हार्मोन जो कि अगेन आपका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रीट करता है, इट इज द सिक्रीटिन। अब ये जो सिक्रीटिन है वो जाके स्टिमुलेट करता है आपके पैनक्रियास को टू स्टार्ट सिक्रीटिंग वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस अगर आपको ऐसे विजिबल नहीं हो रहा है तो आई विल यूज अ ब्लैक कलर ताकि आपको क्लियरली हो जाए। सो बाइकार्बोनेट आयन एंड वाटर का ये सिक्रीशन करवाता है इनटू द ड्यूडेनम। क्यों करवाएगा? बाइकार्बोनेट और वाटर जो है वो क्या करने वाला है, इंटेस्टाइन के अंदर एल्कलाइन कंडीशंस क्रिएट कर देता है। तो जो भी फूड एसिडिफाई होके फ्रॉम द स्टमक रीच करेगा इनटू द इंटेस्टाइन, उसको एल्कलाइन मीडियम चाहिए होगा ना फॉर द एक्टिविटी ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू वर्क। पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो एल्कलाइन पीएच पे वर्क करते हैं, तो वो एल्कलाइन पीएच कैसे मेंटेन होगा? इस सिक्रीटिन एंजाइम्स के इफेक्ट में। सिक्रीटिन एंजाइम जो होगा या हार्मोन जो होगा वो क्या कहेगा पैनक्रियास को टू रिलीज फर्स्टली द बाइकार्बोनेट एंड द वाटर, ताकि यहाँ का एनवायरनमेंट एल्कलाइन हो जाए एंड देन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डिफरेंट जो भी हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और वेरियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट कुछ और भी नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर जो कि कुछ ना कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ग्रोथ में और ग्रोथ एंड मैच्योरेशन या रेपरेशन में हेल्प करते हैं ऑफ डिफरेंट अदर बॉडी टिश्यूज। उनको हम ग्रोथ फैक्टर्स भी बुलाते हैं। तो इन्हीं के साथ हमारे जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स विच आर नॉन एंडोक्राइन इन नेचर वो खत्म होते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन विच इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो हम देखने वाले हैं कि कैसे हार्मोन्स, जिनको हम केमिकल मैसेंजर्स बुलाते हैं, जो मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन टू सेल्स, आखिरकार अपने टारगेट टिश्यू पर जाके या टारगेट सेल पे किस तरीके से अपना इफेक्ट लाते हैं। सो दैट इज वॉट वील बी स्टडिंग अंडर दिस टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम हार्मोन एक्शन को पढ़ेंगे। पहले हम उन हार्मोन्स को कंसीडर करेंगे जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स मतलब ऐसे हार्मोन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इजीली डिफ्यूज करके अंदर जा सकते हैं। बिकॉज आपको पता है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल्स में तो आउटरमोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर, है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, मतलब वहाँ पे लिपिड कंपोनेंट है। और आपको पता है लाइक मॉलिक्यूल्स जो है वो इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं, राइट, इन केस ऑफ दी सेल्स। तो जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके डिफ्यूज करके अंदर साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नाउ अब इस कैटेगरी यानी कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की कैटेगरी में आपको दो टाइप के हार्मोन्स मिलेंगे। वन इज द स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड द अदर वंस आर द आयोडोथायरोनिन्स। तो देखो, स्टेरॉइड हार्मोन्स में आते हैं दी हार्मोन, जैसे कि आपको याद होगा जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं, जैसे कि मेल्स के केस में वी टॉक अबाउट टेस्टोस्टेरोन, राइट,
फीमेल्स के केस में प्रोजेस्टेरॉन, डू यू रिमेंबर? फिर उसके बाद एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का भी अगर एक फॉर्म हम बात करें तो आपको मिलता है एस्ट्राडायोल एज मेंशन इन दी NCERT. देन उसके बाद वी हैव, डू यू रिमेंबर दिस वन, एक टाइप ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विच इज कॉर्टिसोल, द चीफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन द ह्यूमन बॉडी, राइट? ये सभी के सभी स्टेरॉइडल इन नेचर हैं, लिपिड सॉल्युबल होंगे, राइट? दे कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली. अनदर कैटेगरी ऑफ हॉर्मोन्स वुड बी द आयोडोथायरोनिन्स. अब आपको पता है थायरॉक्सिन या फिर जो T3 T4 हार्मोन से थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जिनमें आयोनिनेशन होता है, राइट, वो सभी के सभी यहाँ कंसीडर किए जाएंगे. सो यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको थायराइड हार्मोन्स. So they will include both T3, that is triiodothyronin, and T4, जिसका नाम थायरॉक्सिन कॉमनली है, but it is called tetraiodothyronin. So how will they act? See, imagine, now we'll see this through इसका mechanism of action जो है हम समझेंगे with the help of this pictorial representation. Now, imagine ये blood vessel है जो कि सराउंड कर रही है हमारे टारगेट टिश्यू के सेल को. ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी मान लो. चलो, तो सबसे पहले तो जो हार्मोन है वो ब्लड कैपिलरी में फ्लो कर रहा है, और हार्मोन जो है एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ बाइंड करके आ रहा है साइड पे. नाउ जैसे ही वो अपने टारगेट सेल के पास पहुंचेगा, ये हार्मोन फ्री हो जाएगा, इसका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सेपरेट हो जाएगा, और ये हार्मोन अब इजीली डिफ्यूज होकर बाहर आएगा फ्रॉम द कैपिलरी. ये हार्मोन सिंस लिपिड सॉल्युबल है, इट विल इजीली डिफ्यूज इनटू द सेल, है ना, इजीली क्रॉस करके आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. दिस वाज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. नाउ अंदर आ गया एक बार साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में आने के बाद अब देखो, ये जो हार्मोन है, कोई भी हार्मोन जब टारगेट सेल पे पहुंचता है तो सबसे पहले जाकर बाइंड करता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन से, जो कि कहलाते हैं द रिसेप्टर प्रोटीन्स. अब लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के केस में ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. कहां प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है. और ये दिखाए जा रहे हैं आपके रिसेप्टर प्रोटीन्स. सो व्हाट आर दीज? द रिसेप्टर प्रोटीन्स. याद रखना, हर एक रिसेप्टर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन के लिए ही स्पेसिफिक है. मतलब एक रिसेप्टर एक ही टाइप के हार्मोन से बाइंड कर सकता है. ओके, दैट मीन द रिसेप्टर्स आर हार्मोन स्पेसिफिक. ओके, ठीक है. सो जैसे ही रिसेप्टर अपने हार्मोन को आइडेंटिफाई करेगा, उसके साथ बाइंड कर लेगा. तो ये रिसेप्टर ने जैसे ही अपना हार्मोन देखा, ये इसके साथ बाइंड करेगा, फॉर्मिंग अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, या फिर आप कह सकते हो इट विल फॉर्म अ रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, एसोसिएशन हो गया रिसेप्टर्स का विद द हार्मोन. नाउ ये कहां हुआ है? इन द न्यूक्लियस, राइट. अब नाउ ये जो हार्मोन कॉम्प्लेक्स है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ये जाके डीएनए के अंदर कुछ ऑल्टरेशंस करेगा, चेंजेस करेगा. डीएनए में जाके जब ये चेंजेस करेगा तो डीएनए ऑल्टर हो जाएगा. डीएनए ऑल्टर होगा तो आपको याद रखना है, डीएनए जब आगे एक्सप्रेशन शो करता है तो वो फॉर्म करता है एमआरएनए बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. सो डीएनए में अगर कोई ऑल्टरेशन हुआ है तो डेफिनेटली जो उससे बनने वाला एमआरएनए है उसमें भी ऑल्टरेशन होगा, और एमआरएनए राइबोसोम्स की मदद से फॉर्म करते हैं द प्रोटीन्स. तो डीएनए से ओरिजिनली जो प्रोटीन बन रहा था वो एक इंफॉर्मेशन के साथ बन रहा था, बट अब डीएनए का ऑल्टरेशन हो गया तो एमआरएनए का ऑल्टरेशन हो गया. एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो भी अब ऑल्टर्ड प्रोटीन बनेगा. मतलब जो नया अब प्रोटीन बन रहा है वो पुराने वाले प्रोटीन से टोटली डिफरेंट है. हेंस वी विल से कि एक न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस होगा. अब ये जो न्यू प्रोटीन है ये क्या करेगा? ये नए प्रोटीन क्या करेगा? सेल्स की जो एक्टिविटीज हैं उनको नए तरह से हैंडल करेगा. इसकी वजह से आप कह सकते हो सेल्स की एक्टिविटी जो है वो ऑल्टर हो जाएगी, और सेल की एक्टिविटी जब ऑल्टर हो जाएगी तो आपको इस हार्मोन की एंट्रीज की वजह से मिलने वाला इफेक्ट विजुलाइज होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा विद इन द इंडिविजुअल. ठीक है. सो दिस वे वी सी द वर्किंग और द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. अब हम बात करने वाले हैं द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ water soluble hormones within the human beings. तो बच्चों, now taking up the water soluble hormones. So भाई water soluble hormones में आते हैं आपकी the peptide hormones and the hormones which are derived from amino acids. So देखो, सबसे पहले हम examples ले लेते हैं. peptide hormones के examples में आपको मिलने चाहिए सारे hypothalamic hormones, right? जिनमें inhibitory और releasing hormones आते थे, right? So all the hypothalamic hormones, जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं वो भी, सो ऑल दी पिट्यूटरी हार्मोन्स हो गए, राइट.
देन उसके बाद हॉर्मोन्स ऑफ द पैनक्रियाज जिसमें आपका इंसुलिन, ग्लूकागॉन वगैरह आते हैं, एंड देयर आर मेनी अदर, ठीक है। और फिर आते हैं कुछ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें आपको चीफली जो एग्जांपल याद करना है दैट इज एपिनेफ्रिन। So remember, epinephrine is going to be an amino acid derivative. इसके बारे में मैंने आज ही बताया था आपको पहले ही, राइट? चलो, so how will these water soluble molecules work? या फिर इनका ये जो हॉर्मोन्स है आखिरकार ये अपनी एक्टिविटी कैसे शो करेंगे, बिकॉज ये तो वाटर सॉल्युबल हैं, ये लिपिड से बनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर तो जा नहीं सकते। सो अगर ये अंदर नहीं जा सकते तो फिर ये क्या कर सकते हैं, इनको भी तो अपने रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ेगा ना। तो एक्चुअली इनके लिए जो इनके रिसेप्टर्स हैं, जो स्पेसिफिक प्रोटीन जिनसे ये हार्मोन बाइंड करते हैं, वो सेल के अंदर नहीं बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड रहते हैं। मतलब वो जो रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ऐसे रिसेप्टर्स को हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बुलाते हैं, ठीक है। वहीं पर पिछले वाले केस में हमने देखा था जो रिसेप्टर्स थे दे वर प्रेजेंट विद इन द सेल, उनको हम इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स बुलाएंगे। बट यहाँ पर जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं उनके केस में उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए उनको हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बुलाएंगे। तो पे अटेंशन नाउ, थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं इन हार्मोन्स की एक्टिविटी को। सो आपको क्या मिल रहा है, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। उस पर देखो आपको ये रिसेप्टर मिल रहा है, यू सी दिस रिसेप्टर, कैन यू सी, दिस इज द रिसेप्टर ओवर हियर। अब इस रिसेप्टर पे जाके बाइंडिंग होती है हमारे वाटर सॉल्युबल हार्मोन की। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है दिस इज द वाटर सॉल्युबल हार्मोन, राइट। बाइंडिंग हो गई। अब बाइंडिंग तो हुई है हार्मोन की सरफेस पे बाउंड मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो रिसेप्टर है, अब ये मैसेज कैसे कन्वे करेगा। ये जो हार्मोन है वो इनिशियली मैसेज जो लेकर आया है सेल के अंदर चेंजेस लाने के लिए, ये अंदर तो जा नहीं सकता है, इसीलिए इसको हम अभी के लिए क्या बुलाएंगे, हमारा फर्स्ट मैसेंजर। जो हमारा इनिशियल हार्मोन आया है दिस इज गोइंग टू एक्ट एज फर्स्ट मैसेंजर, बट इस मैसेंजर की सेल के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, रिसेप्टर यहीं पर मैसेज को लेकर क्या करेगा, एक सेकेंडरी मैसेंजर, एक सेकेंड मैसेंजर जनरेट करेगा विद इन द सेल। तो देखो क्या होगा, रिसेप्टर पे जैसे ही वाटर सॉल्युबल मेम्ब्रेन या वाटर सॉल्युबल हार्मोन बाइंड करेगा तो एक जी प्रोटीन नाम का प्रोटीन एक्टिव होकर क्या करेगा, अपने पास लगे हुए एक प्रोटीन जिसका नाम है एडिनाइलिल साइक्लेस, उसको एक्टिवेट कराएगा। तो एडिनाइलिल साइक्लेस क्या करता है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि एटीपी को ब्रेक करेगा, एटीपी विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो साइक्लिक कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लिक एएमपी। तो यहां पर एडिनाइलिल साइक्लेस क्या करने वाला है, एडिनाइलिल साइक्लेस साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन कराएगा बाय ब्रेकिंग डाउन एन एटीपी मॉलिक्यूल। तो एटीपी टूटा, उसमें से 2 पायरोफॉस्फेट निकल गए, ठीक है। 3 में से अगर मेरे 2 फॉस्फेट निकल गए तो फिर क्या बचा, 1 फॉस्फेट बचा, मोनोफॉस्फेट बचा। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट उसमें साइक्लिक कंडीशन डेवलप हो गई। तो यहां पर आपको एडिनाइलिल साइक्लेस कन्वर्ट करता हुआ नजर आएगा एटीपी को इनटू साइक्लिक एएमपी। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे ये साइक्लिक एएमपी है, जैसे ये फॉर्म होगा, ये अब सीरीज ऑफ रिएक्शंस को कैरी आउट करेगा अपने टारगेट सेल में। क्या करेगा, देखो ये साइक्लिक एएमपी अब प्रोटीन काइनेजेस को, मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो कि फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं, मतलब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर सकते हैं, उनको एक्टिवेट करवाएगा। तो देखो क्या होगा, साइक्लिक एएमपी जाके प्रोटीन काइनेजेस से इंटरैक्ट करेगा और उनको एक्टिवेट करेगा, राइट। जो भी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसिस थे जो कि फॉस्फोराइलेशन कॉज कर सकते थे, वो जाके डिफरेंट प्रोटीन्स पे एक्ट करेंगे इन द टारगेट सेल और उनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते जाएंगे। तो देखो एटीपी का ब्रेकडाउन करके और एक फॉस्फेट ऐड करते जाएंगे टू द एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स ऑफ द सेल। और ये जो फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स हैं, अब क्योंकि प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन हो गया है तो उनका नेचर चेंज हो गया है, और प्रोटीन्स का जब नेचर चेंज हो जाएगा तो सेल्यूलर एक्टिविटीज या फिर फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन सेल्स कैरी आउट कर रहा था वो भी चेंज हो जाएंगे। और इस तरीके से जो मैसेज लेकर आया था हमारा फर्स्ट मैसेंजर,
दैट इज द वाटर सॉल्युबल हार्मोन, वो अपना इफेक्ट शो कर पाएगा विद इन द टारगेट सेल। एंड दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स टेक्स प्लेस विद इन द ह्यूमन बॉडी। आई होप आपको इंटायर कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आई होप इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स आपके हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।